जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक महीना यानी मार्च का महीना क्यों है ऐतिहासिक। इसके पीछे रीजंस भी हैं कि भाई मार्च का महीना अगर देखा जाए, वैसे तो लोग बाग न्यू ईयर जनवरी के महीने में मना रहे हैं कि जी 1 जनवरी आ गई तो न्यू ईयर हो गया। नहीं, संवत के अनुसार मार्च का महीना एक अंतिम महीना कहलाता है। इसलिए सामान्य तौर पर मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में नए संवत की शुरुआत हो जाती है। इस नए संवत की शुरुआत से पहले कुछ ग्रहों की गति इस प्रकार की है जिनको मैं मुख्य ग्रह कहता हूँ। जब भी बड़े गोचर की बात आती है तो मंगल, राहु, केतु, गुरु और शनि के बारे में ज़्यादा चर्चाएं होती हैं, क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं। ये सब ज़्यादा समय तक एक राशि के अंदर रहते हैं। अब वर्तमान स्थितियों को देखें कि मार्च के महीने में हम देखें तो मंगल नीच अभिलाषी हैं। पहले वो शत्रु राशि में है मिथुन में, फिर वो नीच राशि की तरफ जा रहे हैं। शुक्र उच्चस्थ अवस्था में है, गुरु से राशि परिवर्तन करके बैठे हुए हैं। बुध इस दौरान नीच के रहेंगे। शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य शनि की युति बनी हुई रहेगी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये महीना एक परिवर्तनकारी महीना भी रहेगा और आपके लिए कुछ आने वाले समय के लिए इंडिकेशन भी देगा। अब ये मुख्य ग्रह आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी एजुकेशन, आपकी मैरिड लाइफ, इन सब पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। हमारा ये वीडियो हमेशा से ही गोचर का जो है वो राशि के अनुसार ही होता है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर चैनल पर आप पहली बार जुड़े हुए हैं, आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना स्क्रीन पर दिया हुआ है। अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर प्रेडिक्शन चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, ये एक पेड कंसल्टेंसी होगी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने बात करते हैं मंगल के बारे में कि प्लैनेट ऑफ एनर्जी कि वर्तमान समय में हमारी राशि से हमारी एनर्जी कहाँ घूम रही है। भैया वो 12वें घर के अंदर घूम रही है, शत्रु की राशि में घूम रही है। अब जब कोई एनर्जी का प्लैनेट 12वें घर में हो तो हम 12वें घर को क्या कहते हैं? खर्च और नुकसान का भाव कहते हैं। कि भाई एनर्जी का मालिक अगर वहाँ गया है तो ये कहता है वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। कि भाई आप अपनी एनर्जी और अपने पैसे को गलत जगह लगा सकते हैं, ये मंगल कहता है। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाएं, व्यर्थ की मेहनत, व्यर्थ के क्रोध से दूर रहें। कोई भी मेहनत करें, कोई भी काम करें, मंगल लगभग पूरे महीने यही और नीच राशि की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। इसलिए इस पूरे महीने में ये ध्यान रखना है कि कोई भी काम करने से पहले आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि मैं अपनी एनर्जी सही जगह लगा रहा हूँ या नहीं, मुझे अपनी एनर्जी यहाँ लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, इस एनर्जी को लगाने से मेरा क्या होगा, क्या मैं ये काम करूँ या नहीं करूँ, क्या मुझे छोटी छोटी बातों को लेकर एग्रेशन हो रहा है या क्रोध हो रहा है, इसका नेगेटिव इफेक्ट तो मेरे ऊपर नहीं आ रहा है। इस बात को सोचिए, क्योंकि ये 12वां घर खर्च का है, ये 12वां घर लॉसेस का है। आपने बहुत सुना होगा कि मंगल 12वें घर में बैठे तो मंगल दोष है। उसके पीछे रीज़न ही यही है कि आपकी एनर्जी वहाँ चली गई और ये 12th हाउस में है। इसका मतलब ये एनर्जी बेडरूम की एनर्जी भी है। ऐसी स्थिति में आपके बेडरूम में भी गड़बड़ हो सकती है, या कह सकते हैं जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण रिश्ते हो सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठ के 7th हाउस को दृष्टि देगा। इसलिए ये मंगल 12th और 7th से कनेक्शन बना रहा है अकेला। तो इस बात का एक विशेष रूप से ध्यान आपको मंगल के लिए यहाँ रखना पड़ेगा। अब 5वें घर का मालिक 12वें घर में शत्रु की राशि में है। 5वां घर किसका? शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान का भाव है। ऐसे समय में एजुकेशनली कोई गलती ना करें जिससे आपको लॉस ना होगा। कि मंगल एक तरीके से देखे तो पंचम भाव से अपने से अष्टम में 12वें घर में बैठा हुआ है। इसका मतलब लॉस ऑफ एजुकेशन या लॉस ऑफ विजडम, कि हमने बुद्धि लगाई, जरूरत से ज़्यादा बुद्धि लगा दी, बहुत बार अपनी गलतियों से अपना लॉस कर लिया। तो वहीं प्रोफेशन का मालिक होकर भी प्लेनेट शत्रु राशि में 12वें घर में है। इसलिए अपनी गलती से अपने कार्य क्षेत्र में नुकसान ना करें। जहाँ भी जो भी काम कर रहे हैं उस पर संयम बरतें। नौकरी में आपसे कोई गलती ना हो जिससे आपकी नौकरी चली जाए या नौकरी में व्यवधान आ जाए। व्यापार में आपसे ऐसा कोई काम ना हो जिससे, क्योंकि मंगल शत्रु से जो अगली राशि है वो उसकी नीच की है, यानी मंगल का बल अभी कोई बहुत स्ट्रांगली नहीं बढ़ता दिखाई देगा। इसलिए इस बात का थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखना होगा, क्योंकि नए संवत की शुरुआत भी हो रही है। एक तरीके से आपके लिए नया साल शुरू हो रहा है। अब गुरु को देखिए कि भाग्य भवन का मालिक 11वें घर में है और वो 11वें घर का कारक ग्रह भी कहलाता है।
इसलिए ये बृहस्पति क्या है, आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम देने वाला, लाभ देने वाला और धन देने वाला है। कि भी मेरा दायित्व ये बनता है कि मैं आपके भाग्य को प्रबल करूं, मैं आपके लाभ को स्ट्रॉन्ग करूं, मैं आपके सोर्स ऑफ इनकम को स्ट्रॉन्ग करूं। ये गुरु ग्रह से स्थितियों से यहाँ क्लियर दिखाई देता है। यही गुरु ग्रह की स्थिति आप पंचम भाव पे देखिए तो वो कहता है अगर आपने गलतियां नहीं की, क्योंकि मैंने बताया था कि मंगल यहाँ गलती करा सकता है, तो ये प्लेनेट आपकी गलतियों को संभालेगा भी और आप कुछ पॉजिटिव भी रखेगा। वहीं अगर मंगल 7वें घर को देखता है तो गुरु भी 7वें घर को देखता है, तो क्या है, मंगल कुछ गड़बड़ी करा रहा है लेकिन गुरु उसको फिर भी संभाल रहा है। इसलिए गुरु यहाँ रेगुलर पॉजिटिव फैक्टर्स के रूप में आपके चार्ट में दिखाई देता है। अब इस गुरु की पॉजिटिविटी और अधिक जब बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि एक एक्सचेंज योग हमारे सामने नजर आया। हमने देखा कि गुरु 11वें घर में है और शुक्र गुरु के घर में कर गया, तो शुक्र और गुरु भाग्य और लाभ, भाग्य और फायदा, भाग्य और धन, इन दोनों का एक्सचेंज योग है। और लाभ का मालिक उच्च का हो गया है शुक्र, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम तो पक्की बात है किसी ना किसी माध्यम से जीवन में बना ही रहेगा। धन के साधन तो बने ही रहेंगे, धन के आगमन तो बने ही रहेंगे, ये तो पक्की बात है। बस मंगल का ध्यान रखें कि मंगल क्या कहता है। मंगल कहता है अपनी एनर्जी को गलत ना लगाएं, अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। ये बात का प्रॉपर ध्यान आपको यहाँ रखना होगा, क्योंकि शुक्र चतुर्थेश भी है। तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कीजिए, इनसे आपको आने वाले समय में फायदा मिलेगा। अब बुध ग्रह 12वें घर का और तीसरे घर का मालिक होके 9th हाउस में है। अब 9th हाउस कैसा भाव है, भाग्य भाव है। और 12वां और तीसरा किस लिए है, ट्रैवलिंग्स और खर्चे के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। सबसे पहली बात, बुध यहाँ तीसरे घर को वापस देखेगा, यानी आने वाले समय में आप देखिए गुरु भी देख रहा है, शुक्र भी देख रहा है 3rd हाउस के, यानी कोई यात्रा सडन हो सकती है लाइफ में। कोई यात्रा, कोई धार्मिक यात्रा, कोई बड़ी यात्रा, कोई स्थान परिवर्तन, कोई ट्रांसफर्स, ऐसी चीज़ अगर आप चाहते हैं तो आप देखिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी यहाँ 3rd हाउस पे है। अगर आप देखें तो तीसरा घर सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है इस समय मार्च के महीने में। ये 3rd हाउस होता है इस चीज़ के लिए है। अब कम्युनिकेशंस के माध्यम से पैसा कमाना, यात्राओं से पैसा कमाना, अपनी स्किल्स से पैसा कमाना, क्रिएटिविटी से पैसा कमाना, या आप चाहते हैं कोई ट्रांसफ़र या परिवर्तन, तो वो भी आप ट्राई यहाँ कर सकते हैं। बुध देखने में नीच का है, लेकिन ये नीच का प्लेनेट क्या है, उच्च के शुक्र के साथ है और उसका नीच भंग राजयोग होता है। इसलिए ये बुध एक बेनिफिशियल प्लेनेट ही है, इसको हम खराब प्लेनेट नहीं मान सकते इस महीने। अब एक अंतिम युति बनती है सूर्य शनि की युति, कि हमारे धन का मालिक 8वें घर में ट्रांजिट कर रहा है, तो तब तक हम क्या कहेंगे भाई, 8वें घर को देखता है, वापस देखता है दूसरे घर को। 14 मार्च तक सूर्य यहाँ है, तो कहता मैं धन भाव को देखता हूँ तो धन को दूंगा, लेकिन मैं 8वें घर में बैठता हूँ तो आपको धन के साधन बनाना मेरा काम है, लेकिन अगर लॉस करते हो तो आप अपनी वजह से करते हो, उसका थोड़ा सा ध्यान आपको यहाँ रखना होगा। अब सूर्य शनि की युति आपके 8th हाउस में बनी हुई है, तो सबसे पहली चिंता किस चीज़ की है, परिवार जन के लोगों से साथ संबंध अच्छे बना के रखें। इस दौरान आँखों से और दांतों से संबंधित रोग संभव हैं। जब तक ये सूर्य शनि यहाँ बनी रहेगी, पिता पुत्र के संबंधों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, यानी पिता के स्वास्थ्य और उनके संबंधों का ध्यान रखें। जब तक ये सूर्य शनि की स्थिति यहाँ है, अगर पैतृक संपत्ति कोई भी विवाद चल रहा है तो उसमें थोड़ा ढील बरतें और महीने भर का वेट करें, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है। और दोनों ही सूर्य शनि 2nd हाउस को देखते हैं, इसलिए अपनी वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखें, क्योंकि शनि 7th लॉर्ड भी है। इसलिए वैवाहिक संबंधों का फिर से एक इंडिकेशन आता है कि भाई मैं मार्च के महीने में इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल भी यहाँ आपके 8th हाउस को देख रहे हैं। तो ये थे वो एक कुछ मुख्य प्लेनेट जो आपको कुछ लाभ भी देने को तैयार हैं, कुछ नुकसान भी दे सकते हैं, कुछ चेतावनी भी दे रहे हैं, कुछ सावधानी रखने के लिए भी यहाँ कहते दिखाई दे रहे हैं। तो ये था मेरा आज का विषय कि कर्क राशि के जातकों क्यों है आपके लिए मार्च का ये महीना ऐतिहासिक, क्यों ये मुख्य ग्रह आपको जीवन में कुछ देना चाह रहे हैं, कुछ इशारा करना चाह रहे हैं, उनको समझिए और जीवन में आगे बढ़िए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ एक एक ग्रह के बारे में समझाई। जय श्री राम।